सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे काशी परिक्रमा या काशी यात्रा या कितने प्रकार की काशी में जो यात्राएं हम करते हैं। जो साधक बाहर से भी आते हैं, जो लोकल डिवोटीज काशी के हैं, वो कितने यात्राएं करते हैं और किस किस पर्व करते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो काशी में धार्मिक यात्राओं के लिए एक हमारे जो धर्म सम्राट हम सभी जानते हैं, करपात्री जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य ब्रह्मलीन, जो वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, श्री दंडी स्वामी शिवानंद सरस्वती महाराज ने प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा की शुभारंभ की थी 1972 में। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा उसके बाद में पंचकोशी यात्रा और सब जिसमें इंक्लूड करूँगा। ये नाम उन्होंने दिया था प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा 1972 में। तब से उनके द्वारा स्थापित काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा करीब करीब निरंतर चलता आ रहा है। इसमें कुल 42 यात्राओं का विधान है, मीन्स 42 यात्रा और परिक्रमा कहिए, सर्किट कहिए, पथ कहिए, तो उसका है। जिसमें मेनली जो है जो पंचकोशी यात्रा, जो इसमें पुरुषोत्तम मास में अधिक मास, मल मास, जो भी कहिए, इसमें करने का बहुत बड़ा विधान है, शास्त्रीय विधान है। उसके बाद है 84 कोशी परिक्रमा यात्रा, 84 कोशी परिक्रमा यात्रा, जो सबसे आउटर सर्किट है कॉस्मोस का, काशी का। त्रिशूल यात्रा है। इस तरह से जो है 42 महासिद्ध लिंग मध्य यात्रा, ये भी काशी में 42 महासिद्ध लिंग मध्य यात्रा है। फिर एक आता है काशी विश्वनाथ अंग स्वरूपात्मक लिंग प्रदक्षिणा अंग यात्रा। ये सब उनके द्वारा शुरू किया गया है और सब पहले जिक्र लिखा, स्कंद पुराण में भी लिखा और भी पुस्तकों में लिखा है। 12 ज्योतिर्लिंग प्रदक्षिणा यात्रा। अब 12 ज्योतिर्लिंग का मैं जिक्र कर चुका अपने एपिसोड में, बनारस में है। 12 आदित्य प्रदक्षिणा यात्रा, भगवान सूर्य के 12 नाम हम सब जानते हैं, तो 12 नाम से भी 12 आदित्य प्रदक्षिणा यात्रा। ओम मित्राय नमः, भानवे नमः, सवित्रे नमः, रवये नमः, मर्चे नमः, अर्काय नमः, गर्भाय नमः, पुण्य नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः। इस तरह 12 नाम के भी हैं। इसके बाद है काशी विश्वनाथ अंतर्ग्रही प्रदक्षिणा यात्रा। इसकी भी चर्चा थोड़ा मैं भी विस्तार में करेंगे अभी। त्रिशूल यात्रा तो आपको 2 बार बता चुका हूं उसके बारे में। चित्रमय शिव अंग यात्रा, 11 महारुद्र लिंग प्रदक्षिणा यात्रा। काशी में जो 4 धाम का भी है, 4 धाम प्रदक्षिणा यात्रा। सप्तर्षि प्रदक्षिणा यात्रा, यहाँ सप्तर्षि का भी है, सप्तर्षि प्रदक्षिणा यात्रा। 9 गौरी प्रदक्षिणा यात्रा, मैं 9 गौरी का अपने एपिसोड में जिक्र कर चुका हूँ। 9 दुर्गा और 9 गौरी ये काशी में है। 11 रुद्र गणेश प्रदक्षिणा यात्रा। गणेश का भी देखिए मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इनको गेट कंट्रोलर कहिए या गेट कीपर सबको तो नहीं कहना चाहिए, ये कॉस्मोस काशी के गेट कंट्रोलर हैं, तो कॉस्मोस के भी कहिए या काशी के, तो उसके में 11 रुद्र गणेश प्रदक्षिणा यात्रा। फिर इसके बाद सप्तपुरी प्रदक्षिणा यात्रा, सप्तपुरी का भी यहाँ पर है। 9 ग्रह प्रदक्षिणा यात्रा, 1 दिवसीय 9 गौरी प्रदक्षिणा यात्रा, मतलब 1 दिन में ही 9 गौरी का है। फिर इसके बाद है 11 रुद्र गणेश यात्रा। ऐसे बहुत से यात्रा जो कि काफी ज्यादा इसमें यहाँ पर प्रसिद्ध है, फेमस है। अब इसके बाद जो है ये 5 कोश पंचकोशी का जो है भगवान शिव का चैतन्य स्वरूप है। अब देखिए बड़े ध्यान से मैं इसका कई अपने एपिसोड में जिक्र कर चुका हूँ। पंचकोशी जो है ये अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। इसी में जो है बटुक भैरव मंदिर और ये सारे चीज आते हैं। और आपका ये जो काशी विश्वनाथ का है, इस क्षेत्र में पंचकोशी और 84 कुछ यात्राओं के साथ ही कुल 42 यात्रा का जिक्र वर्णन है। अब इसमें क्या है कि वास्तव में यात्राएं बाह्य परिक्रमा के माध्यम से जो हम परिक्रमा यात्रा करते हैं वो तो आपको दिखता है, लेकिन हो क्या रहा है, मनुष्य की अपनी अंतश्चेतना के यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए यह परिक्रमा के विधान भी विशिष्ट है, मतलब कैसे करना है ये भी स्पेसिफाइड है। ऐसा नहीं कि हम ये शुरू करें यहाँ से कर दें। परिक्रमा जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, विधानों में, नंगे पांव की जाती है। इस अवधि में शौचादि काशी की सीमा से बाहर करते हैं। मीन्स व्हाट,
मतलब कि आपको फ्रेश होना लघु शंका, तो पंचकोशी जो अविमुक्त क्षेत्र यात्रा उसके बाहर करना है, उसके अंदर नहीं करना है। ऐसा मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, जो लिखा है पुस्तक में, ग्रंथों में। परिक्रमा अवधि में शाकाहारी भोजन करने का विधान है। पंचकोशी परिक्रमा जो करते हैं, अब ये पंचकोशी परिक्रमा शुरू कहाँ से होता है? मणिकर्णिका घाट से प्रारंभ होता है, और उसमें जो है मणिकर्णिका कुंड गंगा जी में स्नान करते हैं श्रद्धालु डिवोटीज। इसके बाद परिक्रमा संकल्प लेने के लिए ज्ञानवापी जाते हैं। संकल्प लेने के उपरांत श्रृंगार गौरी बाबा विश्वनाथ, श्रृंगार गौरी का जिक्र मैं कर चुका हूँ, वही जो उसमें छोटे से दीवार पर मूर्ति है, श्रृंगार गौरी देवी का है, और विश्वनाथ जी का, अन्नपूर्णा जी का दर्शन करके फिर वापस मणिकर्णिका घाट लौट आते हैं। वहां से फिर स्टार्ट करते हैं कहाँ? मणिकर्णिकेश्वर महादेव एवं सिद्धि विनायक का दर्शन पूजन। वो जो मणिकर्णिका घाट पर दोनों मंदिर है, उसका पूजन करके फिर पंचकोशी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। अब इसमें क्या है? गंगा किनारे किनारे चल करके यात्री पहले 80 घाट पहुंचते हैं, वही गणमणिका घाट से, घाट होते होते सब पूरा 80 घाट। फिर वही 80 घाट से नगर में प्रवेश करते हुए हैं। जो बनारस के लोग हैं वो समझ जाएंगे, जो नाम मैं ले रहा हूँ, लंका, नरिया, करौदी, आदित्य नगर, चितईपुर होते हुए यात्री प्रथम पड़ाव कंदवा पर पहुंचते हैं। ये फर्स्ट हाल्ट है कंदवा। वहां कर्दमेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करने का विधान है, और वहीं पर जो यात्री हैं वो विश्राम करते हैं रात में। उसमें क्या है, रास्ते में जितने मंदिर पड़ते हैं सभी मंदिर में ये लोग पूजन पाठ करते रहते हैं। चावल और दान दक्षिणा जो भी उनको श्रद्धा होती देते रहते हैं। परिक्रमा अवधि में यात्री अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर 5 दिन के लिए शिवमय काशीमय हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने परिक्रमा कर रहे हैं, घर में सोच रहे हैं बेटा क्या, बेटी क्या, बीवी क्या कर रही है, दुनिया भर के व्यापार में क्या, बिजनेस में क्या आ रहा है, कोई मतलब परिक्रमा का नहीं है। सब घर पे रख करके, दिमाग रिलैक्स करके तब परिक्रमा किया जाना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले दिन भोर में चलकर कंदवा में से दूसरे पड़ाव भीमचंडी है, और पहुंच करके फिर इसी के बाद तीसरे पड़ाव में रामेश्वर, और चौथे पड़ाव पांचों पांडवों, और 5वें दिन पंचम पड़ाव जो है कपिल धारा पहुंचते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे जो है, तो मैं इसलिए बताऊं, कंदवा, भीमचंडी, रामेश्वर, पांचों पांडव और कपिल धारा। कपिल धारा से होकर फिर पुनः मणिकर्णिका घाट आकर साक्षी विनायक का। फिर ये यहाँ पर क्यों करते दर्शन साक्षी विनायक का? ऐसा मान्यता है कि गणेश जी भगवान शंकर के सम्मुख इस बात का साक्ष्य देते हैं कि अमुक यात्री ने, मतलब लॉर्ड गणेश इज विटनेसिंग टू द लॉर्ड शिवा दैट ही डिड द पंचकोशी यात्रा, कि पंचकोशी यात्रा का परिक्रमा किया है। इसके उपरांत जो है वहां करने के बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन और काल भैरव दर्शन पूजा बटुक भैरव करके अपने यात्रा को पूर्ण मानता है। ये ऐसा पंचकोशी परिक्रमा का इन शॉर्ट में आपको प्रिसाइजली में थोड़ा सा समझाने की प्रयास किया। अब इसी में जो है काशी में जो वहीं पर जो है पंच क्रोशात्मक ज्योतिर्लिंग जो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, काशी खंड में स्वयं भगवान शिव दूसरे अध्याय में यह घोषणा करते हैं, अविमुक्तम महत् क्षेत्रम पचक्रोशी परिमितम ज्योतिर्लिंगम तदेकहि येयि विश्वेश्वराम विधम, अर्थात 5 कोश परिमाण का अविमुक्त, ये 5 कोश वही जो पंचकोशी बोलते हैं, अविमुक्त क्षेत्र भी बोलते हैं, काशी नामक जो महाक्षेत्र है, उस संपूर्ण पंचक्रोशात्मक क्षेत्र को विश्वेश्वर नामक एक ज्योतिर्लिंग ही माने। मैं अपने पहले कई एपिसोड में ये बोल चुका हूँ कि जो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने का महत्व काशी क्षेत्र में, वही बटुक भैरव, वही जो अविमुक्त क्षेत्र में कहीं भी शंकर जी के मंदिर में उतना ही महत्व है। और अगस्त ऋषि कभी भी वहां पर जो दर्शन करने कम जाते रहे काशी विश्वनाथ में, वो स्वयं मिट्टी के ज्योतिर्लिंग बना करके इसी एरिया में कहीं भी करते रहे जब यहाँ काशीवास था। और इसका इसी को लोग कहा गया है कि संपूर्ण ज्योतिर्लिंग माने, इसी कारण काशी प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होती। ये बात काशी खंड में स्कंद पुराण के
सुनकर के 5 कोस की पूरी काशी में बाबा विश्वनाथ वास करते हैं, ऐसा लिखा है। एक देश तिरुमति पथया मार्तंड मंडलम दृश्यते स्वर्ग सर्वे काश्य विश्वेश्वर था। मतलब जैसे सूर्यदेव एक जगह स्थित होने पर भी सबको दिखाई देते हैं, वैसे ही संपूर्ण काशी में बाबा विश्वनाथ का ही दर्शन सर्वत्र होता है। स्वयं विश्वेश्वर विश्वनाथ भी 5 कोस की अपनी पूरी काशी को अपना ही रूप कहते हैं। फिर देखिए लिखा है उसी में काशी खंड में, पंचक्रोश्या परिमितात नूरेशा पुरी मम। मतलब क्या, काशी की सीमा के विषय में यही है कि 80 वर्ण यो मध्यो पंचक्रोशम महत्तरम। 80 और वर्णादियों के स्थित बीच 5 कोस के क्षेत्र काशी की बड़ी महिमा है। यही कारण है कि पंचक्रोशात्मक ज्योतिर्लिंग स्वरूप काशी संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री विश्वनाथ का निवास स्थान होने से भव बंधन से मुक्तदायिनी है। अब देखिए, इसीलिए जो कहा गया है काशी की परिक्रमा जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर पुण्य फलदान है। मैं एपिसोड अनसीन भैरवा इन काशी में काशी को एक यूनिवर्स कॉस्मोस का पूरा प्रोजेक्ट करके इसका म्यूजियम में भी रखा गया भोपाल के। पूरा वही पिक्चर, वही चीज लिखा हुआ स्कंद पुराण में, वही मैं बताने के प्रयास यहाँ कर रहा हूँ। संपूर्ण काशी बाबा विश्वनाथ का स्वरूप है और काशी के परिक्रमा से भक्त सब पापों से मुक्त होकर के पवित्र हो जाता है। अब देखिए, एक बात मैं और यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ, जो ये काशी यात्रा काशी परिक्रमा से थोड़ा हट के है, जो हम सभी के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फर्क डालता है, इसका असर पड़ता है। तो मेरे मन में ये बहुत दिन से ये बात आ रही थी कि जो लोग अपने व्यापार में, ऑफिस में, कहीं भी कॉर्पोरेट में या छोटे छोटे समूह में जो काम करते हैं, उनके लिए क्या है, जो ऊपर के बॉस लोग हैं या जो मालिक कहिए या जो उसका सीनियर पर्सन कहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए जनरल, जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ और जो मुझे लगता है ये आम साधक को भी, आम जनमानस को भी जानना चाहिए। थोड़ा सा मेरा प्रयास उसको एक्सप्लेन करने का कि हमेशा दूसरों के लिए करुणा भाव रखिए। करुणा से क्या मतलब? करुणा से मतलब काइंडनेस, KINDNESS। थोड़ा मैं इसलिए इसको स्पेलिंग बोल रहा हूँ काइंडनेस का, कि थोड़ा सा मैं उसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों तरीके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दूसरों के साथ हमेशा जब व्यवहार करें थोड़ा उदारता का भाव रखिए, जो उसके साथ उसको भी सफलता और सुकून देने का, कि लगे कि उसने भी ये प्रयास किया है। अब इसको मैं वन बाय वन समझाना चाहता हूँ काइंडनेस से। तो काइंडनेस में के से क्या मतलब है कि के से मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ, कीप एवरीवन इन्फॉर्म्ड। बहुत लोग होते हैं कि टीम में काम कर रहे हैं, अगले को पता ही नहीं कैसे क्या काम करना है। मतलब क्या, सभी को जरूरी सूचनाएं दें। जब आप काम से जुड़ी जरूरी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो साथी कर्मचारी हो या आपका सहायक हो या आपका कलीग हो, उसको भी अपने खास होने का एहसास होता है। He also feel I am a key person, I am also a main person for this work। उसका फीलिंग उसके अंदर से आता है। वो भी अपने आप को, खुद को टीम का हिस्सा समझने लगता है और इससे टीम आउटपुट पर बहुत फर्क पड़ता है। ये बता दिया मैंने आपको। फिर इसको था आई, काइंडनेस में आई से क्या मतलब है? इंक्लूड एवरी वॉइस। अब देखिए, इंक्लूड एवरी वॉइस से क्या मतलब खत्म, मतलब कि जो सही हर आवाज को शामिल करे। इसका क्या मतलब हुआ? इंक्लूड एवरी वॉइस कि जो आपके ग्रुप में है, जितने लोग हैं, टीम में काम कर रहे हैं, सबकी बातों को सुने। हर इंसान के पास कहने के लिए, काम में अपना योगदान देने के लिए कुछ न कुछ बेहतरीन होता है। ये आप जान लीजिए, चाहे आपके टीम में 20 साल का लड़का हो चाहे 7 साल के हो, everyone will be having some unique advice, unique opinion that will come only once you involve or once you include his or her bias।
इसलिए दूसरों को बोलने का मौका दें और उसकी बात को ध्यान से सुने। अब आता है काइंडनेस के बाद फिर के आई के बाद यन। यन से क्या मतलब मैं कहना चाहता हूं पर नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट। देखिए बड़े ध्यान से, ये मेरा अपना सब इंटरप्रिटेशन उसमें है। नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट मीन्स व्हाट, जो सही हो रहा है उसे देखें, केवल गलतियां ना देखें, सही को भी अप्रिशिएट करें, नोटिस करें। दूसरे के अच्छे प्रयासों की तारीफ करें, इससे दूसरों पर अच्छा असर होता है। छोटी छोटी चीजें ना, वेल डन, गुड, कीप इट अप, ऐसे बोलने से फर्क पड़ता है टीम में, कोई भी हो। क्या गलत है यह ध्यान देते समय कौन सी चीजें सही दिशा में है यह भी ध्यान रखिए। जैसे होता है ना, कुछ लोग फॉल्ट फाइंडर होते हैं, तो ये मत बनिए आप फॉल्ट फाइंडर होना अच्छी बात है, कमियां निकालना। एट द सेम टाइम पर आप ये भी देखिए कि इसके अंदर ये क्वालिटी, इसके अंदर ये गुण है, इसने ये काम अच्छा किया है। अब इसके बाद आता हूं मैं KIN, फिर आता D काइंडनेस में। डील विथ कॉन्फ्लिक्ट कामली। मैं कामली मतलब क्यों बोल सकता, शांति से, बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई मैनेजमेंट होता ही नहीं। ये MBA के कोर्स का पार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जिसमें सिखाया जाता है। इसका मतलब क्या, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मतलब विवाद को शांति से सुलझाएं, कामली, शांति से। जब स्थितियां तनावपूर्ण हो या गुस्सा करने या खुद को बचाव करने के बजाय सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करें, संतुलित प्रक्रिया दें। मीन्स ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन ऑलवेज रिस्पॉन्स वेरी बैलेंस्ड। गुस्से में नहीं, आप नपातुला बोले। ये मेरा कहने का मतलब D से। अब उसके बाद काइंडनेस में क्या, फिर फर्दर N आएगा, KIN D N। तो N से यहाँ क्या है, नॉर्मलाइज स्मॉल मिस्टेक। देखिए यहाँ भी देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि छोटी गलतियों को सहजता से लें। तो उसको बड़ी छोटा सा गलती किया आपने, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, बाप रे बाप, ये क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, इसको तो ये भी नहीं आता ना, ये अच्छी बात नहीं है। किसी को दोष देने के बजाय सीखने पर ध्यान दें। डोंट ब्लेम फॉर एवरी स्मॉल थिंग, स्मॉल मिस्टेक्स। डेवलप ए हैबिट टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स। दूसरों की छोटी छोटी गलतियां पर आपा न खोएं। डोंट लूज योर पेशेंस, टेम्परामेंट while targeting other mistakes। आप टीम से पूछ सकते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं। We can discuss openly what the best we can learn from this mistake। ऐसे डेवलप करेंगे टीम में तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद काइंडनेस में KIN D N, फिर आता E। अब E में क्या है, मैं मेरा अपना क्या कहना चाहता हूँ, एम्पैथी इन एक्शन। मतलब क्या, हमदर्दी के भाव से काम करें। मतलब खुद को दूसरों की जगह रखकर देखें। हमेशा डांटना, फटकारना, शाउट करना, तुम लेट क्या आए, क्यों आए, एवरीडे यू कम टू लेट। नो, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई ही इज कमिंग एवरीडे लेट। इज देयर एनी जेन्युइन प्रॉब्लम और डेलिबरेटली ही इज कमिंग लेट। तो वही है कि हमदर्दी के साथ भाव से काम करेंगे तब आप समझ पाएंगे ना। जब आप उनका नजरिया समझेंगे, when you will try to understand his from his eyes, from his attitude, then only आप उसको अधिक सकारात्मक और संतुलित ढंग से दूसरे के साथ व्यवहार कर सकेंगे। अगर आपको मालूम चल जाएगा बेचारा सुबह सुबह लेट क्यों आ रहा है डेली, फिर आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, then you will have empathy, respect for him। अरे नहीं, उसकी he is having this genuine problem, if he is coming late 5 minutes we should ignore it। ये भाव डेवलप करना होगा। फिर आता है E के बाद S, NESS आता लास्ट में काइंडनेस में। इसमें क्या, स्पीक विथ इंटेंशन। बहुत लोग क्या बक 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 बोलेंगे, टॉपिक के काम के बाद बोलते नहीं है हमेशा। मैं भी नोटिस किया हूँ अपने जॉब में, अपने लाइफ में ना। आप सोच समझ करके नपातुला बोले। आपके शब्द और बात करने का तरीका किसी का पूरा दिन बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। आप 4 लाइन बोल दिए और उसके दिन भर उसके बाद दिमाग में गूंजेगा, अच्छी बात, और 4 खराब सेंटेंस बोल दिए वो भी उसके दिमाग में दिन भर गूंजेगा। ये भी ऐसा होता है। तो इसको बहुत जरूरी है कि हमें अपने दिमाग में रखना है।
कार्यस्थल पर जैसे वर्किंग प्लेस पर है, बातचीत करते समय बहुत ही शालीन और विवेकपूर्ण व्यवहार करें। कुछ बॉस ऐसे होते हैं, उसको पीछे एम्प्लॉय बोलते बड़ा खड़ूस है, हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा बकबक करता है, हमेशा चिल्लाता शाउट करता ना। डोंट डू ऑल दिस थिंग एवरी टाइम। आप अपने 8 आवर 6 आवर के ऑफिस पीरियड में समटाइम इट इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट टू गेट द वर्क इन टाइम, बट नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी आवर। दैट वी हैव टू थिंक। और लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, जो सबऑर्डिनेट उनके भी अपने कलीग टीम वर्क में, और जो बॉस है, इट अप्लाइज टू एवरी इंडिविजुअल, वेदर ही इज ए डूअर, ही इज ए एग्जीक्यूटर और ही इज ए प्लानर। ये 3 वर्ड में इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं कि कहीं भी कोई टीम वर्क में यही 3 लेवल के लोग होते हैं। कोई प्लान करता है, कोई उसको एग्जीक्यूट करता है, कोई करता है। तो डूअर को भी ये लागू होता है, एग्जीक्यूटर पर भी लागू होता है, प्लानर पर भी लागू होता है। तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टीम वर्क, और किसी फैक्ट्री, कारखाना, ऑफिस में, दुकान में, व्यवसाय में, छोटे से 10 लोग का व्यवसाय, वहां भी ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि 500 लोगों के टीम में ही लागू होता है, सब जगह ये लागू होता है। अब आखिरी यस का मतलब जो है काइंडनेस में बताना चाहता हूं कि सपोर्ट वन अनदर। देखिए ये बहुत जरूरी है। हर जगह आप जानते हैं, घर में, परिवार में, टीम में एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग होते हैं। जिसे कहते हैं ना पुलर, खींचना, टांग खिंचाई करना, या हमेशा उसको नीचा दिखाना, इससे कभी सफलता नहीं मिलता है। हमेशा सपोर्ट वन अनदर, मतलब एक दूसरे का साथ दे, न कि एक दूसरे के खिंचाई करे, न कि एक दूसरे को पिन पॉइंट करके उसकी कमियां देके और उसको पूरा से टीम पर सफर करता है। एक अच्छा टीम वही है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी रहे। इवन टीम वही जो टीम जीतती है क्रिकेट में भी, जिसमें टीम वर्क होता है। कैप्टन केवल अपने कैप्टनसी खेलेगा तो कभी वो टीम जीतता नहीं है। जब तक कि टीम पूरा 11 प्लेयर अच्छा खेलता तभी वो टीम जीतता है। वही कहा जाता है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी रहे। जब काम का दबाव बढ़े तो मदद का हाथ बढ़ाए। मान लीजिए आप टीम में है, एक के पास बहुत कम काम है, दूसरे के पास ज्यादा काम है, तो बेचारा कम काम वाला मटर गश्ती मारा, ज्यादा काम वाला परेशान है। उसमें आप ऐसे जस्ट फ्रेंड उसको थोड़ा सा ले आते, तेरा काम में बांट दूं, चाहे वो सिस्टम पर काम करना हो, या उसको सॉफ्टवेयर पर काम करना हो, या उसके उसमें पैकिंग, इस तरह कोई भी काम में है, जस्ट यू कैन हेल्प हिम। उससे एक टीम वर्क, और उससे क्या होता है ना, उसके अंदर फीलिंग आएगा, यार देखो बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, सपोर्ट बना रहता है। छोटी छोटी बातों को भुलाकर हमेशा बड़े लक्ष्यों को काम करना चाहिए। कुछ लोग इसमें ये बोलता है, जैसे क्या होता है ना कि आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, केक। तो केक जो है, जैसे बर्थडे केक बांधते हैं ना, तो केक का छोटा सा केक होगा तो काटेंगे तो कितना 6 पीस आएगा, और वही बड़ा केक हो जाएगा तो बड़ा में से आप 60 पीस कर सकते हैं ना। तो इसको इस तरह सोचिए कि इंक्रीज द केक साइज। पहले आप इतना काम कीजिए टीम वर्क में, केक इतना बड़ा हो जाए, खाते रहिए, खत्म ना हो। और होता क्या है, केक छोटा सा है, सब खा करके खत्म कर देते हैं। तो ये चीजें मैं इस कंटेक्स्ट से बोल रहा हूँ कि प्रोडक्शन में, प्लांट में, फैक्ट्री में, कहीं भी व्यवसाय में, चाहे छोटा सा मिठाई की दुकान भी हो, चाहे कोई छोटा सा होलसेल का भी काम हो, उसमें भी आप उसको बढ़ाइए। इन कंटेक्स्ट ऑफ टर्नओवर में हो, जो भी टीम वर्क से मिलता है, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बढ़ाएंगे तो हम बहुत मजा आएगा, सबको ज्यादा मिलेगा। होता क्या है, उसमें 2 करप्ट होते हैं, उसमें से लगते हैं पैसा खींचने, मालिक भी दो पार्टनर में खींचने लगते हैं, तो केक छोटा जाता है, फिर सब खुश हो जाता है। एक छोटा सा मेरा प्रयास रहा इस तरह से समझाने का, जो आउट ऑफ द बॉक्स, ये टॉपिक से कोई लिंक नहीं है काशी यात्रा या काशी परिक्रमा से। मेरे मन में ये बहुत दिन से ये बात था कि थोड़ा सा मैं आम जनमानस को या साधक को ये कैसे टीम वर्क में काम करते हैं, काइंडनेस करे से, या करुणा भाव कैसे आए, दया भाव कैसे रखें, इस तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर कभी किसी बुद्धि मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।